बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम योर होस्ट प्रोफेसर आसिफ खान। हैजनेस चैनल पे इकोनॉमिक्स के कोर्स में दो नए टॉपिक्स के साथ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई के साथ हाजिर खिदमत हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। जैसा कि आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ सप्लाई को डिस्कस किया था और लॉ ऑफ सप्लाई के दोनों फेजेस को डिस्कस किया। लिहाजा एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में हम लॉ ऑफ सप्लाई के उन्हीं दोनों फेजेस को सेपरेटली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें एज यूजुअल उसी तरह प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास दो वेरिएबल हैं और इन दोनों वेरिएबल की का जो ट्रेंड है सेम उसी तरह जिस तरह लॉ ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा कि प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो इसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगी और इसको एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहते हैं। और अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो इसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज होती है, जिसको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहते हैं। आइए अब हम एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई को एक शेड्यूल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सामने आपके पास शेड्यूल वही शेड्यूल है जो हमने लॉ ऑफ सप्लाई में डिस्कस किया। इस शेड्यूल के फर्स्ट कॉलम में अगर हम देखें तो प्राइस है इन रुपीस और ये इंक्रीजिंग ट्रेंड रखती है 1 2 3 4। और सेकंड कॉलम में अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई किलोग्राम में है जो कि इंक्रीजिंग ट्रेंड रखती है 10 20 30 40। अब हम इस स्केड्यूल को दोनों तरीकों से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड इसका जो है उसके मीनिंग क्या है। तो अगर हम इस टेबल को ऊपर से नीचे डिस्कस करते हैं तो आप देख रहे हैं प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, लिहाजा इसको एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहेंगे। और अगर हम इसी टेबल को नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जर्व करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइस भी डिक्रीज हो रही है, कि प्राइस नीचे से ऊपर जाते हुए 4 3 2 1 हो गई और क्वांटिटी सप्लाई 40 30 20 एंड 10 हो गई। तो इसका मतलब है प्राइस भी डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है। इसको हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहेंगे। आइए अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एक डायग्राम से। तो डायग्राम में सेम उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट टाइम डायग्राम बनाई थी लॉ ऑफ सप्लाई की, तो इसमें भी हम उसी तरह डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमारे पास दो एक्सिस होंगी, एक हमारे पास ये वर्टिकल एक्सिस है जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, एक हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको हम एक्सिस एक्सिस कहते हैं। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे ये क्वांटिटी सप्लाई रखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई होगी और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई, वाई एक्सिस पे हमारे पास प्राइस होगी। तो हम प्राइस यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब ये प्राइस आ गई हमारे पास। अब एज यूजुअल जिस तरह लास्ट टाइम हमने इसकी स्केलिंग की थी तो उसी तरह स्केलिंग करेंगे। अब स्केलिंग में आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टेबल में ये सेम डिस्टेंस रखना आपने। अब यहाँ पे भी इसी तरह ही प्राइस के हवाले से स्केलिंग करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ये स्केलिंग कर लेते हैं उसके बाद हम वैल्यूज लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है सप्लाई 10 है, तो यहाँ पे हम पहले बॉक्स में यहाँ पे 10 रखेंगे। उसके बाद हमारे पास पहले बॉक्स में 10 आ गया, फिर दूसरे में 20 आ गया और इसी तरह एज यूजुअल ये सेम उसी तरह हम बना रहे हैं जिस तरह हमने लॉ ऑफ सप्लाई में ड्रॉ किया था। कोई नया तरीकाकार नहीं है इसका। और इस तरह आपका लॉ ऑफ सप्लाई एक दफ़ा सारे का सारा रिवाइज भी हो जाएगा। लेकिन इसके ये हमने 30 हो गया और यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू 40 आ गई। इसी तरह सेम
हम इसकी स्केलिंग प्राइस के हवाले से भी करेंगे। तो प्राइस में यहाँ पे हमारे पास प्राइस 1 होगी, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दें। यहाँ पे हमारे पास 2 होगी तो ये 2 लिख दें। यहाँ पे हमारे पास 3 होगी, 3 लिख दें। और यहाँ पे हमारे पास होगी 4 तो हमने 4 लिख दिया। अब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। अब इस डायग्राम में आप देखें, अगर प्राइस 1 रुपी है तो क्वांटिटी सप्लाई जो है हमारे पास, प्राइस अगर 1 रुपी है तो ये एक लाइन मिल गई आपको। और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई 10 है तो ये इसको ऊपर उठाएं तो ये पॉइंट मिल गया आपको। इसको पॉइंट ए का नाम दे दें, इसको पॉइंट ए का नाम दें, ये पॉइंट ए है। अब इस ए पॉइंट पर, ये पॉइंट ए है, इसके बाद हम उसी तरह फिर लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। प्राइस 2 है तो ये प्राइस 2 हो गई। और यहाँ से ये क्वांटिटी सप्लाई मिलेगी 20 तो ये क्वांटिटी सप्लाई 20 हो गई। और यहाँ से हमें नेक्स्ट पॉइंट मिल गया पॉइंट बी, तो पॉइंट बी लिखेंगे। अब ये पॉइंट बी आ गया हमारे पास। उसके बाद हम यहाँ से फर्दर फिर इसको प्राइस 3 थी तो 3 से ये लाइन ड्रॉ की। और यहाँ से हमने ये 30 है तो 30 से ये लाइन ड्रॉ की तो ये हमारे पास पॉइंट सी आ गया। अब इस पॉइंट सी पे हम, ये पॉइंट सी हो गया। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास प्राइस 4 है, ये प्राइस 4 हो गई। और यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई जो है वो 40 है तो ये पॉइंट मिल गया हमें। और इस पॉइंट का नाम है जी डी। अब ये डी पॉइंट, आपने क्या करना है, आपने इन तमाम पॉइंट्स ए बी और सी डी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये एक डिमांड कर्व बनेगा। और ये डिमांड सप्लाई कर्व बनेगा, सॉरी, क्योंकि सप्लाई कर्व सेम उसी तरह ही होगा जिस तरह लास्ट टाइम लॉ ऑफ सप्लाई में हमने ड्रॉ किया था। तो ये सप्लाई कर्व है। अब अगर आप इसकी मूवमेंट देखना चाहते हैं सप्लाई कर्व की, और इस मूवमेंट के मुताबिक मसलन देखें, अगर हम इसको देखते हैं पॉइंट ए से पॉइंट डी की तरफ, तो पॉइंट ए से डी की तरफ अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास जाहिर करता है कि पॉइंट ए बी और सी और डी की तरफ जाते हैं तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कि पॉइंट ए और बी पे कितनी है, 10 से 20 हो गई। और बी से सी की तरफ क्या है, 20 से 30 हो गई। और सी से डी की तरफ क्या है, 30 से 40। तो ये ए से डी की तरफ जो मूवमेंट होगी वो मूवमेंट कहलाएगी एक्सटेंशन की, ये एक्सटेंशन कहलाएगी, ये एक्सटेंशन होगी। अगर हम इसकी मूवमेंट को देखते हैं ए से डी की तरफ तो ये एक्सटेंशन होगी। और अगर इसी कर्व को हम डी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ डिस्कस करें तो ये देखें, ये हम ए से यानी डी से ए की तरफ इसको डिस्कस कर लेते हैं, डी से ए की तरफ डिस्कस कर लेते हैं। अब ये हमारे पास, अगर हम डी से ए की तरफ जाते हैं तो याद रखिएगा डी पे क्वांटिटी सप्लाई 40 है, सी पे 30 है, बी पे 20 है और ए पे 10 है। यानी हमारी क्वांटिटी सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, डिक्रीज। तो इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। तो डायग्राम से भी हमने इन दोनों फेजेस को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया। यहां तक उम्मीद है कि आपको ये एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का टॉपिक 100% क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव। राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम क्वांटिटी सप्लाई के ही हम ट्रेंड को डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज क्यों होती है और डिक्रीज क्यों होती है। तो इससे पहले एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में हमने देखा कि क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज जस्ट प्राइस के चेंज होने की वजह से हो रही थी और किसी फैक्टर के चेंज होने की वजह से नहीं हो रही थी। लेकिन राइज और फॉल में हम देखेंगे कि हमारे पास ये डिफरेंट फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर प्राइसिंग और नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस के अलावा हैं।
और ये भी क्वांटिटी सप्लाई को चेंज करने में अहम रोल प्ले करते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको अदर फैक्टर्स कहते हैं। तो अगर जो सप्लाई है वो अदर फैक्टर्स के चेंज होने से, अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस, यानी प्राइस के अलावा इन फैक्टर्स के चेंज होने से इंक्रीज हो जाए, तो इसे हम कहते हैं राइज ऑफ सप्लाई। इसे हम कहते हैं राइज ऑफ सप्लाई। नीचे डेफिनेशन में देखें, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स रादर देन चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड राइज ऑफ सप्लाई। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, फैक्टर प्राइसिंग के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, या नेचुरल रिसोर्सेज के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, तो इसको राइज ऑफ सप्लाई का नाम दिया जाता है। अब इसको हम शेड्यूल और एक डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। ये सामने एक शेड्यूल आपको नजर आ रहा है कि इसमें प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई दी हुई है, प्राइस रुपीज में है और क्वांटिटी सप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी सप्लाई है, यानी शुरू में जो क्वांटिटी सप्लाई है। अब प्राइस देखें 1 से इंक्रीज होकर 2 हो गई और क्वांटिटी सप्लाई उसी तरह 10 से 20 यानी इंक्रीज हो गई। अब आप गौर करें कि यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है, हमारे पास ये प्राइस अगर 1 रुपी है, प्राइस अगर 1 है तो इस 1 रुपी के ऊपर आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी सप्लाई क्या है, क्वांटिटी सप्लाई 10 है। और अगर प्राइस सेम रहे, इसमें कोई चेंज ना आए और क्वांटिटी सप्लाई बाकी जो फैक्टर्स मैंने बताए थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज, उसके अलावा फैक्टर प्राइसिंग, अगर उन फैक्टर्स के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई जो है वो 10 से इंक्रीज होके 20 हो जाए, तो देखिए पहले 10 थी, अब बढ़ के कितनी होगी 20, तो इसे हम राइज ऑफ सप्लाई कहेंगे। और अगर प्राइस 2 रुपीज हो जाती है और इस 2 रुपीज के ऊपर क्वांटिटी सप्लाई 20 यूनिट्स है और अदर फैक्टर्स के चेंज होने से, देखिए प्राइस में तो चेंज नहीं आ रहा, प्राइस 2 रुपीज ही है, और अदर फैक्टर्स के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई 20 से बढ़ के कितनी हो जाए, 30 हो जाए, तो इससे हम कहेंगे राइज ऑफ सप्लाई। अब इसके बाद हम इसकी डायग्राम बनाते हैं एज यूजुअल, जिस तरह हमने पहले डायग्राम बनाई थी उसी तरह हम इसकी डायग्राम, लेकिन इसकी डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट होगी। चलिए अब इसकी उसी तरह हम स्केलिंग करेंगे। ये हमारे पास इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गई। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे क्वांटिटी सप्लाई को, क्वांटिटी सप्लाई, और वाई एक्सिस पे हम रखेंगे एज यूजुअल प्राइस को। अब यहाँ पे प्राइस होगी, अब ये प्राइस आ गई। अब उसी तरह जिस तरह लास्ट टाइम हमने इसकी स्केलिंग की थी, तो दोबारा इसकी स्केलिंग करेंगे। ये प्राइस हो गई। अब स्केलिंग के लिए उसी तरह ही हम इसको, आप जानते हो ऊपर टेबल में देखें क्वांटिटी सप्लाई 10, यानी गैप सेम रखिएगा, फिर 20 और 30, तो प्राइस एज यूजुअल जो है वो 1 है और 2 रुपीज है। अब इसको हम यहाँ पे, ये 10 है। हमेशा याद रखिएगा डायग्राम बनाते हुए यहाँ आपने हमेशा मिनिमम वैल्यू को पहले लिखना है और फिर मैक्सिमम की तरफ जाना है। मैक्सिमम से कभी भी आपने ये एक्स एक्सिस की या वाई एक्सिस की स्केलिंग नहीं करनी। तो सबसे पहले हमने मिनिमम वैल्यू 10 को रखा, फिर 20 और फिर 30। तो इस तरह हम इसकी स्केलिंग कर रहे हैं और यहाँ पे हम रखेंगे जी 1, और उसके बाद हमारे पास होगा यहाँ पे 2, तो 2 को लिखते हैं। अब ये हमारे पास इसकी एक्स और वाई की स्केलिंग हो गई। तो यहाँ तक हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब उसी तरह हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। प्राइस अगर 1 है तो पहले हम एक्चुअल सप्लाई कर्व से जो है ना वो सप्लाई कर्व ड्रॉ करेंगे। तो प्राइस 1 है तो एक्चुअल सप्लाई कितनी है जी, एक्चुअल सप्लाई है 10, तो ये एक्चुअल सप्लाई 10 है, ये पॉइंट आपको मिल गया। अब उसके बाद प्राइस 2 है और एक्चुअल जो आपके पास आ रही है सप्लाई वो 20 है, तो ये हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, इनको मिलाने से ये हमारे पास सप्लाई कर्व आएगा जो
एक्चुअल सप्लाई कर्व होगा, इसको हम कहेंगे एक्चुअल सप्लाई कर्व। तो इसका नाम लिख देते हैं कि ये एक्चुअल सप्लाई कर्व होगा। ये एक्चुअल सप्लाई कर्व होगा। अब इसके बाद जो है ये एक्चुअल सप्लाई कर्व है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये तो हमने एक सप्लाई कर्व ड्रॉ कर लिया ना, इसमें दो सप्लाई कर्व बनेंगे। अब अगर प्राइस है, अब इसको और न्यू सप्लाई कर्व के वैल्यूज को मिलाते हैं। अगर प्राइस 1 है तो न्यू सप्लाई कितनी है 20। तो अब हम इसी प्राइस 1 पे इसी को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास ये 20 आ जाएगा, ठीक है। और प्राइस अगर 2 है तो सप्लाई कितनी है जी 30। तो ये हमारे पास सप्लाई 30 आ गई और ये प्राइस 2 हो गई। आपने क्या करना है, इन्हीं दो पॉइंट्स को, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को मिलाएंगे और इनको मिलाने से ये आपके पास एक न्यू सप्लाई कर्व बन जाएगा। इसको हम न्यू सप्लाई कर्व का नाम देंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जो न्यू सप्लाई कर्व है ये न्यू हो गया, न्यू सप्लाई कर्व, न्यू सप्लाई कर्व है। और न्यू सप्लाई कर्व आप देख सकते हैं कि ये राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। यानी अगर हम इसकी शिफ्टिंग को देखें तो इसकी शिफ्टिंग जो है वो इस तरह की नजर आ रही है हमें कि इस तरफ ये शिफ्ट हो रहा है, जिसको हम राइट वर्ड शिफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। अगर कर्व हमारा राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो ये किसको इंडिकेट करेगा, ये राइज ऑफ सप्लाई को इंडिकेट करेगा। यहां तक हमने राइज ऑफ सप्लाई को डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें। अब इसके बाद फॉल ऑफ सप्लाई की हम बात करेंगे। तो जिस तरह राइज ऑफ सप्लाई को हमने डिस्कस किया, इसी तरह फॉल ऑफ सप्लाई भी है कि अदर फैक्टर्स के चेंज होने से अगर क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है तो इसको हम फॉल ऑफ सप्लाई कहते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स रादर देन चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड फॉल ऑफ सप्लाई। और इसमें भी सेम उसी तरह ही होगा। ये हमारे पास एक शेड्यूल है जिसमें प्राइस 1-2 है और एक्चुअल क्वांटिटी सप्लाई 10-20 है। और अगर आप न्यू क्वांटिटी सप्लाई देखें तो पहले प्राइस 1 रुपीज पे क्वांटिटी सप्लाई 10 थी, जो कि डिक्रीज होके 5 हो गई। इसका मतलब है कि अदर फैक्टर्स चेंज हुए हैं, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा। अदर फैक्टर्स के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो गई। और अगर प्राइस 2 रुपीज है तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई एक्चुअल कितनी है 20। अब प्राइस 2 ही है तो ये क्वांटिटी सप्लाई 20 से डिक्रीज होके कितनी हो गई 10। तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी सप्लाई पहले से कम हुई। तो इसको हम कहेंगे फॉल ऑफ सप्लाई। तो फॉल ऑफ सप्लाई में भी हम जस्ट उसी तरह डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिस तरह हमने राइज ऑफ सप्लाई में ड्रॉ की थी। तो इसमें भी हमारे पास इसी तरह एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस आएगा। अब इसमें मैं पूरी इसकी स्केलिंग नहीं करूंगा, जस्ट आपको एक व्यू दूंगा कि इसमें किस तरह से इसके ट्रेंड्स होंगे। अब हम हमारे पास इसमें दो तरह कर्व ड्रॉ करेंगे, एक हमारा ये होगा और एक हमारा कर्व जो है वो इस तरह होगा, सप्लाई कर्व। अब इस सप्लाई कर्व में इस सप्लाई कर्व को हम कहेंगे ये एक्चुअल सप्लाई कर्व है, ये एक्चुअल होगा। अब सेम उसी तरह ड्रॉ करना है जिस तरह हमने पहले ड्रॉ किया था, सप्लाई कर्व। अब इस ये सप्लाई कर्व एक्चुअल है, ये सप्लाई कर्व जो है ये होगा न्यू, ये न्यू सप्लाई कर्व है। अब इसका मतलब ये हुआ कि फॉल ऑफ डिमांड में, फॉल ऑफ सप्लाई में सॉरी, ये कर्व जो है ये किस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ये इसकी शिफ्टिंग जो होगी वो लेफ्टवर्ड होगी, जो कि फॉल ऑफ सप्लाई को इंडिकेट करता है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें आज के लेक्चर में हमने दो टॉपिक डिस्कस किए, जिसमें हमने एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई को डिस्कस किया, जिसमें हमने राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई को डिस्कस किया। तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में डिमांड कर्व मूव करता है, लेकिन राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई में डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। आज के इस लेक्चर के साथ जो मैंने डिलीवर किया इसको जरूर देखिएगा। जहां कहीं अगर आप प्रॉब्लम फेस करें तो मेरे साथ ये डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।